किस पे पानी फेंक रहे हैं? चलो भाई, है ना। क्या दे रहे लास्ट क्लास में होमवर्क में? ये तो रेस नंबर 15 दिया था और एससीवी दिया था, है ना। ठीक है, तो पहले होमवर्क डिस्कशन निकालो, पहले उसको कंप्लीट करते हैं और फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। दोनों ही करेंगे बेटा, आगे पहले बाद में से फर्क क्या पड़ेगा, है ना। रेस की नहीं है? क्यों? रेस करके लाए हो ना, है ना। करके लाए, ठीक है, करके लाए ना, ठीक है। चलो अब निकम्मों का तो क्या करें। केजीएफ देखने चला गया होगा, है ना। दे देंगे यार, तो मैं बोल रहा हूँ जायदाद दे दूंगा, तुम पार्टी पार्टी बैठ के, है ना। मैं तो कल वकील से ही बात करके आ गया, और तुम, है ना, तुम्हें चाहिए भाई, तुम समोसे बैठ के रहोगे। चलो भाई करेंगे पार्टी, है ना। पहले पार्टी लायक तो बनो, ठीक है। कि समोसा पार्टी करनी के जीवन भर, ऊपर नहीं बढ़ना उससे, है ना। चलो पहले डिस्कस करते हैं। रेस नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बी। क्वेश्चन नंबर 5 बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आएगा बी। 7th का है बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा ए। है ना। होमवर्क बेटा टाइम से करना है, होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। ठीक है, 4-5 महीने में तो ऐसा लगेगा तो एनक्यूज खत्म, और 4-5 महीने में तो एनक्यूज खत्म है भैया, है ना। अक्टूबर में खत्म, तो टाटा बाय बाय। मतलब मेरा कहने का मतलब है अभी समय है, चीजों को समय के साथ साथ करते चलो, क्यों बैकलॉग क्रिएट करके थ्रिल ले रहे हो जीवन का, है ना। ठीक है, वो तो मौत को टक से छू के निकल गए। ये वाली फीलिंग क्यों लेनी है भाई बार बार, ठीक है। चलो रेस नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर जो चार्ज है जो सेंटर पे रखा है उसकी पोलरिटी अगर बाकी सब चार्जेस की पोलरिटी के अपोजिट होगी, तो जैसे ही आप उसको डिस्प्लेस करोगे बाकी चार्ज उसको अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो वैसे सेम करेगा। लेकिन जो बीच वाला चार्ज है अगर उसकी पोलरिटी बाकी सारे चार्ज की पोलरिटी जैसे हो जाती, तो जैसे ही मैं उसको डिस्प्लेस करता बाकी सारे चार्जेस उसको क्या करते, धक्का देते, तो उस पर जो नेट फोर्स लगता वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता, तो पार्टिकल दोबारा से अपनी लोकेशन पर वापस नहीं आ पाता, तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता। और अगर अपोजिट का रखता तो मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। ये इसका आंसर आएगा, क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा सी, द चार्ज Q1 इज ऑलवेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ओनली इफ Q1 एंड Q0 हैव अ डिफरेंट अपोजिट साइन। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया बेटा, सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया क्या? फोर्स को बराबर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, हमने एक पुली से दो ब्लॉक को कनेक्ट किया हुआ है, एक का मास कितना दे रखा है m1 और दूसरे का कितना दे रखा है m2, यही है ना। एक पे चार्ज कितना दे रखा है आपको, दैट इज q1, और इस पे चार्ज कितना दे रखा है q2। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, ये लग रहा है ना, दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। अब आपसे पूछा है कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो पहले मुझे बताओ कि मैं दोनों का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या। जैसे अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं कि भाई अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन से कहां जा रहा होगा, नीचे। इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ऊपर लगेगा टी, एक लगेगा क्यूई, नीचे लगेगा mg। एक्सेलरेशन कहां माना है इसका, नीचे, तो नीचे वाला फोर्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो क्या लिखूंगा, नेट फोर्स दैट इज m2g माइनस टी माइनस q2e इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन। सही बात है। इसमें बेटा एक्सेलरेशन ऊपर है, कौन कौन सा फोर्स लगेंगे ऊपर, एक तो टी लगेगा, एक क्यूई भी ऊपर लगेगा और mg का लगेगा नीचे। तो क्या लगेगा, टी प्लस q1e माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बेटा आपके पास बनेगा दैट इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी। क्लियर है। अच्छा वहां पे प्लस वाली टर्म दे रखी ना, तो एक काम करो सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास प्लस वाली टर्म आ जाएगी। तो एक काम करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, इसमें से इसको माइनस करूंगा या फिर इसमें से इसको कर देते हैं, ये आपके पास कितना बनेगा, दैट इज m2 प्लस m1 इंटू जी, बनेगा ना, ये प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का e बाहर आ गया, दैट इज q1 प्लस q2। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 2e इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा m2 माइनस m1 इंटू, ये बन जाएगा। ये वाली टर्म तो आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो जो एक्सेलरेशन आया वो आपके पास कितना आया, माइनस का 2t अपॉन m2 माइनस m, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट इज 2t अपॉन m1 माइनस m2। क्या एक्सेलरेशन जीरो आया है क्या, नहीं आया। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आई है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। तो इसमें बोला ए इज नेसेसरली जीरो, जरूरी है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, बी इज नॉट नेसेसरली जीरो। क्या चीज, हाँ। तो अगर एक्सेलरेशन आ गया तो मैं सेंटर ऑफ मास का, भाई ऑब्वियसली बात है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी तभी आता जब इंडिविजुअल का एक्सेलरेशन होता। अगर इंडिविजुअल का एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाता तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कितना आ जाता, जीरो। और अगर बिल्कुल डायरेक्शन निकाल लो यहां से, आप मान लो कि भाई सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर निकालना और मैंने मान लो नीचे की तरफ है, ठीक है, तो मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे लिखूंगा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास आएगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानिए तो मैं लिखूंगा m2a, ऊपर की ऐसी हो गई तो माइनस m1a अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। ए कॉमन ले लो, ये कितना बना, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ए को पुट कर दो, ए कितना हो जाएगा 2t अपॉन m1 माइनस m2। तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हुआ क्या सेंटर ऑफ मास का, नहीं हुआ। क्लियर होगी बात बेटा यहां तक। तो आंसर आएगा इज नॉट नेसेसरली जीरो। क्वेश्चन नंबर 6, कोई बात नहीं ना, 6 का मैं बता दे, किसी से हुआ क्या बेटा 6 क्वेश्चन, ये कितना दे रखा है बेटा, लैम्डा 1, और इस पे कितना दे रखा है, लैम्डा 2। ठीक है, सब लोग इधर देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको पहले समझते हैं। हाँ, आपसे पूछा है कि इस वायर की वजह से रिंग पे कितना फोर्स लगेगा, या आपसे पूछा जाता है रिंग की वजह से वायर पे कितना फोर्स लगेगा, बात सेम है। क्यों, कूलॉम फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट, तो मैं किसी की वजह से भी किस पे फोर्स निकाल सकता हूं।
फिर हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यार फोर्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मेरा चार्ज इनटू दूसरे का फील्ड। क्लियर है? सबको बात आ रही है समझ में? अब अगर ये बताओ, ये अगर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट, यहां से इनफाइनाइट तक जा रहा है और यहां पर एंड पता है। तो क्या इस यहां पर अगर मैं इसका एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेता है सपोज, तो मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। कितना आता? ई एक्स भी आता और ई वाई भी आता। बहुत बढ़िया। ई एक्स कितना आता? के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई वाई कितना आता? के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक थीटा 1 हो जाता 90, एक थीटा हो जाता 0। तो ये आता के लैम्डा बाय आर, और ये भी कितना आता? साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0। सही बात है। अगर मैं ऐसा एक एलिमेंट यहां पर लेता तो देखो कहां पर आता, ई एक्स आता इधर, और ई वाई कहां आता? नीचे। तो ये वाली टर्म क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। तो ई एक्स वाले सारे कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। नेट कौन सा फील्ड बचता? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर मैं आपसे बोलता कि बताओ यार इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलते सर फोर्स निकालने का तरीका तो बड़ा आसान है, इसका चार्ज ले लो, इसका चार्ज मैंने लिख लिया दैट इज डी क्यू इनटू दूसरे का फील्ड। दूसरे का कौन सा फील्ड लिखूं? सिर्फ मैं ई वाई। ई एक्स को लिखने की कोई जरूरत, क्योंकि ई एक्स की वजह से सारे फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो उसको लिखना ही नहीं है, सिर्फ ई वाई आएगा। ई वाई कितना है बोलो? के लैम्डा बाय आर, और ये लैम्डा कौन सा है? लैम्डा 1। नेट फोर्स निकालना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। और डी क्यू को इंटीग्रेट करूंगा तो क्यू आ जाएगा। क्यू हो जाएगा टोटल चार्ज। और क्यू कौन सा चार्ज होगा? रिंग का। कौन सा चार्ज होगा? रिंग का। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? मैं इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ और इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फोर्स आ गया। तो ये आपके पास आएगा क्यू। टोटल चार्ज बता सकते हो क्या रिंग का? दैट इज 2 पाई आर इंटू लैम्डा 2। लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू कितना बनेगा? दैट इज के लैम्डा 1 बाय आर। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? 2 पाई के लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये आंसर आ जाए। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? फर्स्ट। चेंज कर सकते ना? अच्छा पहला नहीं, सॉरी दूसरा चेक कर रहे हैं ना, बी तो आ रहा है। के को क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी बेटा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? वो हमें दिखाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो पहले मुझे एक एलिमेंट पे फोर्स निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट करके दिखाना पड़ेगा। भले ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं इसलिए ऐसा हो पा रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट नहीं होते तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। नोट करें यहां तक, उसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ऐसे लिख सकते हो। अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हो तो के क्यूब बाय आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। सबको क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। 9th। बता सकते हो बेटा कैसे कर सकते हैं? ये एक सेमी सर्कुलर रिंग आपको दे रखी है जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? लैम्डा। ये दे रखा है ना। और इसका मास कितना है? m। और रेडियस कितनी है? r। और एक सेंटर पे फिक्स चार्ज रखा हुआ, यही ना? आपसे पूछा है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इधर देखो सब लोग, क्वेश्चन में समझा देता हूं। एक मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है ये चार्ज क्या इस रिंग पे फोर्स लगा रहा होगा क्या? बिल्कुल लगा रहा होगा।
तो इसके फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, एक्सेलरेट। तो आपसे पूछो भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात ध्यान से सुनना। जितना फोर्स ये चार्ज इस पे लगा रहा होगा उतना ही रिंग किस पे फोर्स लगा रही होगी, चार्ज पे। तो मैं उल्टा निकाल रहा हूं, रिंग चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, वो कैसे निकालेंगे। इस रिंग की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2 लैम्डा बाय आर। तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा वो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो फोर्स को चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना फोर्स चार्ज पे लगेगा उतना ही फोर्स किस पे लगेगा, रिंग पे। और अगर रिंग पे ये फोर्स लग रहा है तो दैट इज इक्वल टू मास इनटू, ये आंसर आ गया। सबको मेरी बात आ रही है समझ में, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 10 तक ही ना, ठीक है। उसके बाद एससीवी निकालो। एससीवी के कहां तक दिए थे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे कुछ, है ना। चलो पहले मैं एक बार बोलता चलूंगा, मुझे बताते चलना किसके क्वेश्चन में डाउट है, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। जो जो मैंने आपको मार्क कराए थे ना वो क्वेश्चन एक बार मैं रीड करूं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, कहां तक हो गए थे, अरे 22 तक डिस्कस हो गए थे क्या पहले। अच्छा कोई बात नहीं, मैं शुरू से कर देता हूँ, जो मैंने दिए थे वो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया बेटा, किसी को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नहीं दिया था, 9 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 22, 22 कौन सा, कौन सा लिखा बेटा, 20 कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बता। हाँ 22 का सी पार्ट, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 25। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 32, 32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 37, 37। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, 40 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 44 कौन सा बेटा, 44। क्वेश्चन नंबर 45 नहीं दिया था, 46 हो गया बेटा। 47, 48, 48। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, 51 कौन सा लें 50 में। हाँ एक बार डिस्कस कर लेंगे बेटा, है ना, बता देना मुझे जब डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। हाँ अभी इकट्ठा स्टार्टिंग से करेंगे ना, ठीक है। हाँ 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52, 52 ठीक है। और 53 तो पोटेंशियल का है ना, तो यहां तक डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे प्यारे बच्चे नहीं करके लाए ना वो भी एक बार क्वेश्चन को साथ के साथ रीड कर ले, कुछ तो समझ में आए नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स है दैट हैविंग अ चार्ज कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम, मास दे रखा है 100 ग्राम, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय द 2 इंसुलेटिंग थ्रेड। कुछ भी नहीं है, मैंने 2 धागों से 2 बॉल को हैंग कर दिया, आपको लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और दोनों बॉल्स के बीच की सेपरेशन कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन,
द इलेक्ट्रिक फोर्स वन ऑफ द चार्ज। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, तो बड़ा आसान सा है। जैसे मान लो ये आपको दे रखा है m, ये भी m दे रखा है, ये डिस्टेंस हो गई x, ये x कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इस पे भी चार्ज q है और इस पे भी चार्ज q है, तो ए पार्ट का आंसर तो आ गया, दैट इज k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ये ए पार्ट का आंसर है। सेकंड बी, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर। भाई ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स कितना होगा 0, और नेट फोर्स अगर 0 तो हर डायरेक्शन में 0 होगा। तो चाहे आप रिजल्टिंग फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो चाहे वर्टिकल बोलो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट करता तो टी इधर लगता, सपोज ये थीटा है, एम जी कहां था नीचे, और क्यू इधर आता, तो टी cos थीटा किसको बैलेंस करता एम जी को, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करता क्यू को। नेट फोर्स कितना होता है 0, उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 0 और वर्टिकल भी 0, तो बी आंसर आ जाएगा 0। सी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकाल सकता हूं, टेंशन इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा, तो अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। एंड डी, द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, वो कैसे निकालेंगे, बात ध्यान से सुनना। टेंशन जो फोर्स होता है ना, वो एक रिएक्शन फोर्स होता है। मतलब आप ऐसे समझो, एक धागा है, मैंने वर्टिकली हैंग कर रखा है और नीचे मैंने कुछ उसके ब्लॉक लगाए ही नहीं, तो उसमें कितना टेंशन होगा 0। लेकिन अगर मैं उससे लटक गया तो T इज इक्वल टू एम जी। अब आप भी मेरे साथ आ गए, तो T इज इक्वल टू m1g प्लस m2g। तो टेंशन कब चेंज हो रहा है, जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारे एक्शन का रिएक्शन है, हम जैसे एक्ट करते हैं वैसे वो चेंज हो जाता है। तो सेम चीज यहां पर है। अगर मुझसे पूछा कि बताओ यार इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इनिशियली दोनों ऐसे होंगे, मूव करेंगे रिपल्शन की वजह से। कब तक, जब तक पूरा सिस्टम किस पर नहीं आ जाता इक्विलिब्रियम पे। इनको मूव कराने वाला फोर्स कौन सा होगा, एक्सटर्नल फोर्स। टेंशन तो बाद में आएगा जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। क्लियर है। तो अगर मैं एक ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात करूं तो उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, अंडर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसीलिए जो क्वेश्चन लास्ट जो ऑप्शन है उसमें उसने लिखा भी है कि मुझे एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे बताओ जब जस्ट हमने उसको रिलीज किया, और जब जस्ट रिलीज किया होगा तब हम टेंशन की बात नहीं करेंगे। फाइनली जो टेंशन है अंडर रूट ऑफ क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, ये टेंशन तब बराबर होगा जब सिस्टम कहां पर पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम, इनिशियली थोड़ी होगा। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25। 25 में क्या दे रखा बेटा, अगेन दे रखा टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स, दोनों पे चार्ज क्यू है, सेम पॉइंट से हैंग्ड है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, मास ऑफ द ईच बॉल निकालना है, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम कितना है 2 थीटा। समझ लो, देखो बताते चलना, ये m है और ये भी कितना है m। ये 2 थीटा है तो ये एंगल कितना होगा थीटा, और ये लेंथ कितनी दे रखी है l। सही है ना, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ये बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो नीचे कौन सा लग रहा होगा mg लग रहा होगा, ये l है ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी l sin थीटा, ये भी l sin थीटा, तो ये कितना हो गया 2l sin थीटा। तो ये इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं, कूलॉम फोर्स, कौन सा QE है ना, दैट इज Fe लिख देता हूं मैं इसको। और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूं क्या, बोलो कितना आएगा Fe बाय mg, निकाल सकते ना। क्या मैं Fe को k q1 q2 बाय r स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये बनेगा k q स्क्वायर अपॉन r, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 12 sin थीटा का डिवाइडेड बाय mg। ये आंसर आ गया, मास ही तो निकालना है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात बेटा यहाँ तक। तो ये कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद आता है 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है,
दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, रीड करते चलो फटाफट। ईच कैरिंग चार्ज कितना Q आर हेल्ड फिक्स्ड विद सेपरेशन D between them. A charge C have mass m, charge Q is kept in the middle of the point line AB if displaced through the distance x perpendicular to the AB. बहुत सिंपल है, सब लोग इधर देखो बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में भी करते हैं और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो कि ये है ना कैपिटल Q और कैपिटल Q, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है T, और ये एक स्मॉल q चार्ज है, ठीक है, जो कहां पे रखा हुआ है दोनों के बीच में। बात ध्यान से सुनना ना, अगर इस चार्ज को मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर रहा हूं, कितने अमाउंट से, एक्स से, अगर ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट की रिपेल, रिपेल, तो ये तो भाग जाएगा। क्या कभी वापस आ पाएगा क्या? वापस आने के लिए इसकी पोलरिटी को इन दोनों की पोलरिटी के कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट तभी एसएचएम करेगा जब इसकी पोलरिटी बाकी दोनों चार्ज की पोलरिटी के अपोजिट हो। सबको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये कैसा होना चाहिए, माइनस का Q। क्लियर है? अब मुझे कैलकुलेट अगर करना है कि यार एसएचएम कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना होगा, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा, जैसे ही मैंने डिस्प्लेस किया ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, लगेगा ना। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी, तो नेट फोर्स कितना होगा बोलो, दैट इज 2F cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू, यहां से आंसर आ जाएगा। लिख सकते हो ना, F कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 का R स्क्वायर, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ जाएगा। ए को कंपेयर कर लोगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहां तक, है ना? उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा दे रखा बेटा इसके बाद, 37। में क्या दे रखा है, वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 kg, सॉरी 10 मिलीग्राम हैविंग अ चार्ज आपको दे रखा है, सस्पेंडेड इन ए रूम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई अगर आपने चार्ज पार्टिकल को हैंग कर रखा है और उस पर दो फोर्स लग रहा है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और चार्ज क्यू है तो कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू ही, और अगर इक्विलिब्रियम पर है तो mg किसको बैलेंस कर रहा होगा, क्यू ही को। ये आंसर है, सही आ रहा है बेटा। एक बार जी की वैल्यू 9.8 लेके चेक कर लेना, 10 ले लिया होगा, हो सकता है इसकी नहीं मैच कर रहा हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, मतलब सॉरी 40 नहीं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 तो O1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शीट का। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, जैसे एक रिंग है और इसने बोला रिंग पे टोटल चार्ज है कैपिटल Q और एक स्मॉल लेंथ है dl, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग की वजह से सेंटर पे कितना फील्ड होगा ये निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, ये बताओ, अगर पूरी रिंग होती तो नेट फील्ड कितना होता, पूरी फील्ड अगर रिंग होती तो सेंटर पे फील्ड कितना होता है, 0। मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेंटर पे फील्ड एक्चुअली दो पोर्शन की वजह से है, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो मैं बोल सकता हूँ सेंटर पे 0 इसलिए हो रहा है जितना फील्ड इसकी वजह से यहां पर है, उतना ही फील्ड इतने एलिमेंट की वजह से नीचे की तरफ। तो अगर मुझे रिमेनिंग पार्ट की वजह से फील्ड निकालना है तो बजाय रिमेनिंग पार्ट की वजह से फील्ड निकालने के मैं क्या कैलकुलेट कर लूं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होगा, और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू की जगह डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और डी क्यू को लिख सकते हो लैम्डा इंटू डीएल, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 48। अच्छा हाँ 48 अब है। नोट करो बेटा यहाँ तक पहले, और एक बार क्वेश्चन नंबर 48 को रीड करो भाई सब।
तो क्वेश्चन नंबर 48 भी वही दे रखा है जैसे स्ट्रिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, एक पार्टिकल का मास दे रखा है 1 ग्राम, चार्ज दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴ रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है। पहला फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा mg, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QE। जब आप कैलकुलेट करोगे तो शायद दोनों बराबर आएंगे इस क्वेश्चन में, है ना। अच्छा mg छोटा आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। इस केस में जब आप कैलकुलेट करोगे तो 48 में mg बहुत छोटा आएगा किससे, QE से। तो हम mg को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, mg को QE के रेस्पेक्ट में क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं एक ही फोर्स है एक तरह से इफेक्टिवली, कौन सा, QE, उसी की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट क्या दे रखा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर ए पार्टिकल टू ट्रेवल 40 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ अगर मुझे 40 सेंटीमीटर ट्रेवल करना है तो x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। क्या मैं a को QE बाय m लिख सकता हूं क्या, ये हो जाएगा। a को QE बाय m कैसे लेगा समझ में, तो नेट फोर्स QE इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि mg बहुत छोटा आ रहा था। ये बी पार्ट आ गया। सी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और मैं ये सारे फॉर्मूले क्यों लगा पा रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। एंड डी, कितना वर्क करना पड़ा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया x, ये वर्क आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 और 52। क्वेश्चन नंबर 51, हाँ क्या डाउट था, नहीं ये कंटिन्यूअस है, मैं बताता हूं, है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 51 रीड करो, इसमें देखो एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक रखा हुआ है जिसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और एक हमने हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मैंने जब आपको एसएचएम पढ़ाया था तो मैंने आपको एक पॉइंट भी बोला था कि कभी भी कांस्टेंट फोर्स लगता है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का चेंज नहीं होता। कांस्टेंट फोर्स से फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ मेन पोजीशन चेंज हो जाती है। कैसे, जैसे मान लो कि अगर आपके पास ये स्प्रिंग और ब्लॉक दे रखा है, बात ध्यान से सुनना ना, ब्लॉक अभी यहां पर रखा हुआ है तो अभी इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना था, 0। तो ये इसका इक्विलिब्रियम भी था, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो ये इसका एक्सट्रीम भी होगा एक तरह से। लेकिन मैंने अगर यहां पर एक फोर्स लगा दिया दैट इज Q इंटू E, तो अब ये पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई क्या, नहीं, क्योंकि इस QE को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग को अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। स्प्रिंग कब तक खींचेगी, जब तक QE किसको नहीं बैलेंस कर लेता, kx को। तो x इज इक्वल टू QE बाय k। तो जो इसका इक्विलिब्रियम आएगा यहां से कितनी दूरी पर आएगा, QE बाय k, यहां पर आ जाएगा। तो ये इसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। और जो पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी यहां पर वेलोसिटी क्या थी, 0। ये इसका एक्सट्रीम हो जाएगा। एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम के बीच की सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्लियर हुई बात। तो ये कितने एम्पलीट्यूड का एसएचएम करेगा, QE बाय k। अब इसका क्वेश्चन है कि सर ये फोर्स जो है थ्रू आउट लगता रहेगा तो एसएचएम कैसे करेगा। हम एसएचएम की कंडीशन निकाल सकते हैं कैसे, हल्का सा डिस्प्लेस करो, इक्वेशन लिखो, जैसे मान लो हल्का सा डिस्प्लेस किया, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया। तो नेट फोर्स बोलो बताओ कितना आया, QE माइनस kx इज इक्वल टू मास इनटू, यहां से मैं माइनस के बाहर ले सकता हूं, ये बनेगा x माइनस QE बाय k इज इक्वल टू m इंटू ए, और m को नीचे ले गए तो मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस का, तो ये एसएचएम की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक शिफ्टेड एसएचएम की इक्वेशन है जिसमें पार्टिकल x इक्वल टू 0 के अबाउट ना एसएचएम करके x इज इक्वल टू QE बाय k के अबाउट एसएचएम करेगा। क्लियर हो रही बात यहां तक, ये इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 52। 52 बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे समझो, सब देखो, एक चार्ज पार्टिकल इस दीवार से कितनी दूरी पर है, d दूरी पर। अभी इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, Q इंटू E, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, QE बाय m। अब मान लो मैं वो चार्ज पार्टिकल हूं, तो मैं दीवार तक गया, दीवार से टकराया, जितनी वेलोसिटी से टकराया उतनी वेलोसिटी से क्या करूंगा, रिबाउंड, क्योंकि इलास्टिक पोल्यूशन हो रहा है। अब मैं इधर आ रहा हूं लेकिन फोर्स अभी भी कहां लग रहा है,
पीछे की तरफ। क्लियर है? तो पहले जो एक्सेलरेशन का काम कर रहा था अब वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है। क्लियर है? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमेशा कितना लग रहा है, क्यू ई बाय। तो जितना समय मुझे यहां से दीवार तक जाने में लगेगा उतना ही समय मुझे दीवार से वापस आने में लगेगा। मतलब क्या है, आप ऐसे समझो कि जो पार्टिकल था वो 0 वेलोसिटी से चालू कर रहा था, दीवार तक गया, टकराते वक्त मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो गई v, फिर वापस आया। अब जैसे ही वापस आएगा अब v वेलोसिटी इधर होगी, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी कहां लग रहा होगा, पीछे। ये इसकी वेलोसिटी को कम करेगा और जब पार्टिकल दोबारा से यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? तो जितने समय में वेलोसिटी 0 से v हुई उतने समय में दोबारा से v से फिर दोबारा से वही सिनेरियो हो गया, वेलोसिटी 0, फिर भागेगा उधर। तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा कि ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। और इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, टी प्लस टी, कितना, 2t। आप ऐसे सोचो ना, जितना समय जाने में लगा उतना समय वापस आने में, फिर दोबारा से मोशन चालू। तो जाने में टी और आने में टी, टोटल कितना हुआ, 2t। तो मैं बोल सकता हूं टोटल 2t टाइम लगेगा इसके ऑसिलेशन का, और टी हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल टाइम 2t लगेगा, टी कितना लगेगा, कैसे निकालोगे टी को, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, डिस्टेंस हो जाएगा d, ut 0 हाफ एक्सेलरेशन q बाय m इनटू टी स्क्वायर। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो नोट करो इसको और उसके बाद फिर कॉपी निकालो। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बेटा अपन, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा खत्म हो गया था। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, नोट मत करना अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, क्योंकि जो लास्ट क्लास है उसी से लिंक चलेंगी चीजें, है ना। बात ध्यान से सुनना सब लोग, स्टार्टिंग से बात ध्यान से सुनो, एकदम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग, मैं शुरू से कहानी बोल रहा हूं, हम लोग जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, वन इज इन अ फॉर्म ऑफ वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। तो वेक्टर के लिए हमने फोर्स की बात की, और फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें फील्ड को डिफाइन करना पड़ा, और फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमें गॉस लॉ पड़ा। तो ये एक रिलेटेड चीज थी, सही है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्योंकि अब हम पूरे इस इलेक्ट्रोस्टैट को स्केलर की फॉर्म में पढ़ेंगे। स्केलर क्या होता है, एनर्जी, और एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें एक टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा जो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो रही बात? तो पहले हमने एनर्जी की बात की, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। मैंने आपसे बोला कि अगर मान लो मैं एक अकेला चार्ज हूं, क्यों नॉट, तन्हा, है ना, बाकी सारे चार्जेस कहां पर है, इनफाइनाइट पे, तो मुझे किसी दूसरे चार्ज को, बाकी दूसरा चार्ज कहां पर है, मुझसे कितनी दूरी पर, इनफाइनाइट, तो किसी दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट डिस्टेंस आर पर लाने के लिए आपको जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, उसको खींच के लाना पड़ेगा ना। तो आपको उसको खींच के लाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, दैट एक्सटर्नल वर्क विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां से हमारे पास कुछ फॉर्मूले आए, एक आया हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, एक हमें पता चला कि भैया हम जब खींच के लाते हैं ना तो बहुत स्लोली लाते हैं,
पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं लिख सकता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू 0। तो वहां से हमें पता चला कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। और तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने जो बोला कि अगर सपोज मेरे पास कोई भी दो चार्ज हैं, उनके बीच की सेपरेशन कितनी है आर, तो इनके बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर। ये कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी। सबको मेरी यहां तक बात क्लियर है? तो इसको एज ए समरी लिख लो, ये 3 पॉइंट्स। और उसके बाद आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज कैसा होगा? हमेशा विद साइन रखा जाता है। जैसे अगर मान लो एक प्लस का क्यू होता है, एक माइनस का, तो उसको प्लस का क्यू और इसको माइनस का क्यू रखते हैं। अगर टेस्ट चार्ज कैसा रहता? बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम डिफाइन नहीं करते ना उस तरह से, हम डिफाइन हमेशा टेस्ट चार्ज को और जो हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। हमेशा जो दोनों चार्जेस हैं, जैसे मैं समझाता हूं, ऐसा क्यों लेते हैं। मैंने लिखा 2, ये प्लस का 2 है कि माइनस का? क्यों, मैंने कहा लिखा? तुमने इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया, प्लस का 2। माइनस का क्यों नहीं माना? क्योंकि आपको पता है कि सर माइनस का होगा तो सर माइनस लिख के दोगे। क्लियर है? तो एक्चुअली जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो हम जो रिपल्सिव फोर्स होती है ना, उसको रेफरेंस लेके काम करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थियोरेटिकली जिन्होंने भी डिफाइन किया ये भी कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसका रेफरेंस है और वहां से हम इनफाइनाइट ले जाए। बिल्कुल सही कंसेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जो हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो और आंसर जो हमें बुक में हमारी शीट में दिए रहते हैं वो उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से रहते हैं जिसमें हम इनफाइनाइट को क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। ये दिक्कत है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि हम जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, लाइक हमने फोर्स ड्राइव किया तो हमने क्या रखा था, एक Q1 और एक Q2। क्या हमने एक प्लस का Q1 एक माइनस का Q2 रखा था? क्या नहीं रखा था, क्योंकि हम रिपल्सिव फोर्स को एज ए बेस लेके सॉल्व करते हैं। और रिपल्सिव कब होगी, जब दोनों का नेचर कैसा हो, सेम। क्लियर हो रही बात यहां तक? तो यहां पे ध्यान रखना कि जो आप Q1 एंड Q2 रखोगे, दैट इज ऑलवेज अच्छा, मैंने एक और बताया था आपको, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का तरीका याद है क्या? है ना, N/C2, दैट इज N इंटू N-1/2। क्लियर हो रही बात यहां तक? आज अपन बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सब लोग है ना छपाई रोक दो आराम से, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, पता नहीं क्या छाप रहे हो ना। ऐसा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सिंपल है। मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने क्या अंतर रखा था? जैसे मैं शुरू से समझाता हूं। मैंने आपसे बोला कि यार मैं अगर एक चार्ज हूं तो मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब उसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसमें आप कैसा फोर्स लगाओगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फिर आपने बोला कि सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ठीक है, आपने है ना ज्ञान दे दिया हमें कि रिपल्सिव अट्रैक्टिव, ये बताओ कैलकुलेट कैसे करेंगे, काम की बात बोलो। तो मैंने बोला कि बहुत आसान है यार, कि अगर इसने पूछा कि सर ये बताओ आपका फील्ड मेरी लोकेशन पे कितना होगा, तो मैं यहाँ पे कितना कूलाम चार्ज रख दूंगा, 1 कूलाम। और मैं बोलूंगा जितना फोर्स मैं इस 1 कूलाम चार्ज पे लगा रहा हूं, उतनी ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस लोकेशन। और उस 1 कूलाम को हमने क्या बोला था, टेस्ट चार्ज। सेम काम हम यहां पर करेंगे। अभी बताओ कि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो हमने बोला कि यार एक चार्ज है Q, और दूसरा चार्ज जो Q0 है वो कितनी दूरी पर था, इनफाइनाइट। और मैंने बोला इस Q0 को इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे लाने के लिए जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बस अब क्या करेंगे, यहां पर Q0 की जगह कितना रख देंगे, 1 कूलम। तो देखो, अगर आपने मेरे से पूछा कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं ये बोलूंगा
कि अगर मैं चार्ज हूं क्यू और दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलम, अभी वो कहां पर है इनफाइनाइट पे, तो इसको इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट सेपरेशन आर पर लाने के लिए जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वही इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको इनफाइनाइट से कितनी दूरी पर लाऊं आर डिस्टेंस पे, अब ये 1 कूलम चार्ज इधर आ गया, इसको यहां से यहां लाने के लिए कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, तो आप बोलोगे सर एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस इनिशियल। यू फाइनल कितना हुआ बोलो, के क्यू इंटू 1/r, के Q1 Q2/r। यू इनिशियल कितना बोलो 0, तो कितना आया k3/r, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो कितना आसान सा फॉर्मूला है। अब इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को डिनोट करेंगे V से, कितना पोटेंशियल होगा k3/r। इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया k3/r। इसकी डायरेक्शन, अरे स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्लियर है। प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस का k3/r, माइनस रहेगा तो माइनस का k3/r, मतलब हमेशा q को कैसा रखना है विद साइन रखना है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, तो पहले इसको नोट करो और फिर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। हम इसको बोल सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज at distance r। डेफिनेशन याद है क्या, है ना, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा आसान है ना, कि अगर आपको टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कहां पर लाना है किसी फाइनाइट सेपरेशन आर पर, तो जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज, जिसको हम क्या नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट सेपरेशन R is known as electric potential at that point. सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है के Q/r। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x such that
potential at point P is equals to 0. है ना, बिल्कुल एकदम हद गिरे हुए लेवल का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन है। क्यों करा रहा, जिसे हमें एटलीस्ट बेसिक समझ में आ जाए, लेकिन फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने 2 पॉइंट चार्ज दे दिया आपको, जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑरा से बाहर आ सको, है ना, क्योंकि अभी तक वही चलते डायरेक्शन बनाने लगते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव करने लगते हैं, उसमें कुछ नहीं करना। ये तो बड़ा ही एकदम खत्म है कि भाई मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये बताओ देखो सब लोग, मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी 0। मुझे बताओ पी पॉइंट में पोटेंशियल कितने चार्ज की वजह से होगा, 2 चार्ज। तो अगर मैं पी पॉइंट में पोटेंशियल लिखूं तो इसकी वजह से कितना होगा, के Q1 बाय एक्स, डायरेक्शन वायरेक्शन सब गोली मारो, कुछ है ही नहीं। और इसकी वजह से यहां पर कितना होगा, के माइनस का Q2 अपॉन एल माइनस एक्स, हो गया 0। ये आंसर आ गया। यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये चला गया, आपके पास आया Q1 बाय एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन एल माइनस एक्स। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज Q1 इंटू एल अपॉन Q1 प्लस Q2। ये आंसर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged ring on its axis इसमें लगी एक रिंग है, इस पे टोटल चार्ज दे रखा है कैपिटल Q और इसकी रेडियस है R। यहां से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा सब लोग देखो बेटा एक बार पहले, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे बताओ क्या आप किसी पॉइंट यानी किन्हीं भी 2 चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज। इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इनिशियली यानी इनफाइनाइट को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। तो पोटेंशियल कितनी लेते हैं, 0। इसी तरह से जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम हमेशा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, और अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मुझे इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना लेना पड़ेगा, 0। देखो ये आता रहा है, अरे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का तरीका तो सेम ही है ना, दोनों की बात वही है, दोनों में वर्क डन ही कैलकुलेट कर रहे हो, बस फर्क क्या है, एक में क्यू नॉट चार्ज था, एक में 1 था, यही तो फर्क था। तो देखो ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल मैंने 0 क्यों किया पता है, क्योंकि आप ऐसे समझो, अगर आपके पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू टी क्यू बाय आर, आर को इनफाइनाइट पुट करो, 0 आ गया।
तो जो इनफाइनाइट है वहां की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है? जीरो। ये दिमाग में रखना है कि हम कभी भी पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर पाते, हम चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। और अगर कभी भी आपको पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब इनफाइनाइट को हमने क्या लिया हुआ है? रेफरेंस लिया हुआ है, वहां का पोटेंशियल कितना है? जीरो। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? अब जैसे मैंने यहाँ पर एक रिंग दे रखी है, सब लोग इधर देखो, थोड़ी सी हेल्प करना मुझे। रिंग है, रिंग पे चार्ज कितना? क्यू, रेडियस कितनी? आर। इसकी एक्सिस पर ये पॉइंट है, मुझे बताना इसकी एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मेरे दिमाग में आता है कि यार मुझे तो ऐसे रिंग के लिए तो कैलकुलेट करना आता नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बार आर। क्लियर है? तो अगर मैं मान लो इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, ये एलिमेंट इस पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा? ये आर है, ये एक्स है, तो ये रूट ऑफ ये होगा। तो इस एलिमेंट की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल होगा वो निकाल सकते हो क्या? क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट तो अब एक पॉइंट चार्ज बन गया, और इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर मान लो इसका जो चार्ज हो गया डी क्यू, तो कितना आएगा बेटा इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल? के क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर बोलो, अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये एक एलिमेंट की वजह से आ गया? और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे रिंग की वजह से आ जाएगा। क्या मुझे कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़े लोचे थे, उसमें कंपोनेंट करो, ये करो, वो करो, इसमें कुछ नहीं है। लिखा, इंटीग्रेट किया, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो। क्या क्या कांस्टेंट है? के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और एक्स भी कांस्टेंट है। ये दे रखा है ना, एक्स इतनी लोकेशन पे निकालो, तो ये आपके पास क्या बाहर आ गया? के रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, दैट इज कैपिटल क्यू। तो किसी भी रिंग की एक्सेस पर कितनी डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या रिंग की एक्सेस पर? वो कितना था? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और पोटेंशियल आता है के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नोट करो यहां तक बेटा। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged disk on its axis इसको ड्राइव करो खुद से। कैलकुलेट करो इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा इस डिस्क की वजह से। डिस्क के लिए एलिमेंट क्या लोगे? रिंग। देखो मैं छोटा सा एक आपको आइडिया दे देता हूं और ट्राई करना है ना। डिस्क बनाने के लिए एलिमेंट क्या लोगे? क्या एक रिंग की वजह से यहां पर पोटेंशियल पता है क्या? तो एक एलिमेंट्री रिंग की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल दो और इस पूरे को क्या कर दो? इंटीग्रेट, एक डिस्क की वजह से आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब वो सोचो कहां से इंटीग्रेट करें। आर इंटीग्रेट होगा जीरो से लेके आर तक।
डिस्क बनाने के लिए पहले हम एक एलिमेंट्री रिंग लेंगे। रिंग कैसे लेंगे हम? बिल्कुल यहां से सपोज चाहे वाई पे चले जाते हैं, स्मॉल या वाई पे जाके मैंने एक रिंग ले ली, जिसकी थिकनेस कितनी हो गई? dy। ये रिंग है मेरी, ये वाली। ये मेरी एलिमेंट्री रिंग हो गई। क्या इस एलिमेंट्री किसी भी रिंग की वजह से, मुझे बताओ, पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो देखो एक बार, है ना, दैट इज के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया के। क्यू किस पे चार्ज आएगा? रिंग पे। तो मान लेते हैं इस एलिमेंट्री रिंग पे जो चार्ज है वो मैंने मान लिया दैट इज डी क्यू। बाद में चेंज कर लेंगे। अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर किसकी रेडियस है? आर रिंग की, और यहां पे रिंग की रेडियस कितनी है? वाई। सही है। बस मुझे करना क्या है, इस डीक्यू को चेंज करना है। अब ये तो डिस्क पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी सरफेस पर होता है कि एरिया पर? एरिया पे। और सरफेस एरिया पर होता है, लेंथ पर तो होता नहीं है। तो सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एरिया से। किसके? एलिमेंट के। अगर मुझे इस एलिमेंट्री रिंग पे चार्ज चाहिए तो सिग्मा को इस एलिमेंट्री रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालूंगा? सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, दैट इज 2 पाई y इंटू डी वाई। इसमें अभी भी किसी को डाउट है क्या? ये कैसे लिखा? पक्का क्लियर है बेटा सबको? दैट इज 2 पाई y इंटू डी वाई। बस इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा ये आपके पास आएगा, दैट इज के सिग्मा इंटू 2 पाई y इंटू डी वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। लिमिट किस में आएगी? y में, क्योंकि y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू r। तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू कैपिटल R। इसको इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ फटाफट। अच्छा वो नहीं आता क्या बाय पार्ट्स? मतलब या फिर बाय पार्ट्स दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं आता क्या? चलो मैं सिखाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, सब लोग इधर देखो। अच्छा भाई रोक दो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, चिल मारो। हाँ ठीक है, रिलैक्स बॉयज, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, बिल्कुल सही है ना। जिसे मैं आपको समझाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। ये जो मेथड है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है, जो हमें लग रहा है कि यार हमें ये तो आता नहीं है, हमने तो अभी साइन थीटा कॉस थीटा ही सीखे और एक्स टू द पावर n पता है हमें ज्यादा से ज्यादा। और 1/x का तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम दोनों सेम ही करते हैं, हमारे लिए तो ln x ही होता है। सही है। अब इसको कैसे करेंगे पहले इसको समझे। कभी भी ऐसा आपके मैथ्स में ही बहुत काम आएगा, कभी भी इस तरह का इंटीग्रेशन हो जहां पर नीचे वाई स्क्वायर दिखे और ऊपर वाई दिखे। नीचे क्या दिखे? वाई स्क्वायर, ऊपर क्या दिखे? वाई डी वाई, ऐसी टर्म दिखे। तो आप क्या करो, नीचे वाली जो टोटल टर्म है ना, इस पूरी टर्म को एक नया कांस्टेंट मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी एफ जी, जो अच्छा लगे। मैं टी मान लेता हूँ सपोज। ये टी टाइम नहीं है बस, है ना ठीक है, रेट ऑफ चेंज निकालने लग जाओ, ठीक है। स्क्वायर करो बेटा, क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसको टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना बनेगा? 2y डी वाई बाय डी टी। एक्स का डिफरेंशिएशन 0, क्यों? कांस्टेंट है। और टी स्क्वायर का 2t, और फिर इतना ही रहेगा, डी टी बाई डी टी, तो बात हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से y dy आ गया क्या आपके पास? कितना आ गया? टी डी टी। y dy इज t dt। अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये इंटीग्रेशन अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो। यहां पर वापस आते हैं,
ये इंटीग्रेशन करना था, जो कांस्टेंट है वो सब बाहर निकाल लो जिससे इजी लगे। ये सिग्मा के 2 पाई इंटीग्रेशन, मुझे बताओ वाई डी वाई को क्या लिख सकता हूं, टी डी टी अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टी, कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होगा, तो ये बनेगा आपके पास 2 पाई सिग्मा के इंटू टी, ये आएगा। अब टी को रिप्लेस कर दो, इंटीग्रेट हो गया ना, तो दोबारा से वही हटा दो, हमने जो हटाया था। अब सोचो आपने अपनी जगह किसी और को काम पे लगाया, उसने आपका काम कंप्लीट कर दिया, मारो लात उसको, तो टी को हटाओ, टी की जगह क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपके पास आया 2 पाई सिग्मा के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, लिमिट डाल दो, लिमिट क्या थी हमारे पास 0 से। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये y में पुट होगा, x में नहीं होगा, है ना, तो बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना, और जब 0 पुट करोगे तो ये x ही बचेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये आंसर है। नोट करो बेटा यहाँ तक, पहले ट्राई करना खुद से सब्स्टिट्यूट करके समझने की, है ना, क्योंकि आपके मैथ्स में भी जब आप पढ़ोगे तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये बहुत यूजफुल है, बहुत सारे इंटीग्रेशन आप इस सब्स्टिट्यूशन से करोगे वहां पर भी, और यहाँ पर तो आएगी आपका एप्लीकेशन। इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना सकते हैं, है ना, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये आपके पास बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये आएगा। ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है ना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है, पूरी फिजिक्स में यही चलता रहेगा, है ना, कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज है ना, जैसे अब यही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकता ज्यादा, है ना, इसी पे बस आपको वैल्यू दे देगा एक्स की, ठीक है, जैसा एक और चार्ज रख देगा, है ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे 11th में था कि यार मैकेनिक्स में कुछ भी हो जाता था, हवा चल रही है, पार्टिकल घूम रहा है ना, तो 11th में क्या होता है, मास्टर पढ़ाता कैसे क्लास में कि देखो मैं बताता हूँ, ये पार्टिकल है बेटा, ये 45 डिग्री एंगल है, वेलोसिटी भी ऐसी दे देगा बिल्कुल 20√2 ले, जैसे कैंसिल हो जाए, रेंज निकालो, और पेपर में क्या आता है कि ये एक गाड़ी है, जो गाड़ी है उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है, हवा भी चल रही है, ये जो एंगल है वो समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, सामने से एक रॉकेट आ रहा है इतनी स्पीड से, और ये पार्टिकल उस रॉकेट से टकराए, उसकी चांसेस क्या है, और ओरिजिन भी ऐसा दे देगा कि 3,-2 को ओरिजिन लो, तो है ना, वैसा एग्जाम में आता था, ठीक है, एलएन के, है ना, ठीक है, अरे अपन पढ़ते क्या थे कि रेंज निकालो, टाइम पीरियड कितना आएगा 2t sin थीटा बाय जी है, 2u sin थीटा बाय जी, ऐसे कैलकुलेट करके, यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, है ना, ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है, अभी नहीं होगा इतना अत्याचार, ये जो अत्याचार होंगे बिल्कुल लास्ट में होंगे, जो पिछले एनथ्यूज वालों के साथ अभी चल रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग स्कोर पेपर होंगे ना तब होगा अत्याचार, अभी तो आसान है, ठीक है ना, स्कोर पेपर तब होते हैं जब आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो एकदम फोड़ देंगे, फिर हम स्कोर पेपर देखे उस कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते ना, वो पेपर मतलब लास्ट में काफी मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं पेपर, इसलिए कि हर तरह के पेपर की आपको एक प्रिपरेशन हो जाए, हर तरह का क्वेश्चन आप देख लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन, तो पेपर को कभी भी एलन के पेपर को 2 तरीके से लिया करो, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, पेपर मिस नहीं करना, कॉम्पिटिटिव फीलिंग जरूर होनी चाहिए, अपन आदमी का सबसे बड़ा कंपटीशन खुद होता है, तो आप अपने आप से कंपटीशन करो डे बाय डे, क्योंकि अगर आप खुद से कंपीट नहीं कर पाते तो दूसरे तो आप क्या ही कंपीट करोगे, है ना, आपको अपनी आदतों पे ही अगर
कंट्रोल नहीं है ना, तो आप दूसरे से नहीं कम्पीट कर सकते। ठीक है, अगर आपकी आदत हमेशा वही 6 बजे का अलार्म लगा के 10 बजे जगने की है ना, अगर आप पहले उसको ओवरकम करो ना, आप ये क्यों सोच रहे हो यार वो तो 5 बजे तक जाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको 10 बजे जगाना है उसको सुना दिया कि ले, कंपटीशन खत्म करने का सर ये भी तो तरीका है कि, है ना, कि तू भी मत पढ़, मैं भी नहीं पढ़ रहा। ठीक है, ठीक है, तो भैया हमें हेल्दी कंपटीशन रखना है, हमें अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है, ना कि दूसरे की एबिलिटी को गिराना है ना। क्या जी, मैं, अच्छा मैगजीन हो ये वही है चतर चतर, अब क्या भरोसा तू बांटता भी होता क्लियर है ना। तो होमवर्क यार समय से आप जरूर किया करो, है ना, टाइम टू टाइम। बहुत आसान आसान चीज है, देखो मेरे साथ चलते रहोगे आपको फिजिक्स 101% बहुत आसान लगेगी, साल भर अगर आप पढ़ोगे, अगर मेरे हिसाब से पढ़ते रहे। मैं ये नहीं बोला कि जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ एटलीस्ट, लेकिन उसका 70-80% भी अगर आपने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया, अराउंड 60% भी कर लिया, तो लास्ट में आप बहुत कंफर्टेबल जोन में होंगे। जब मैं फिजिक्स खत्म करूंगा तो आप काफी बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन में होंगे। आपको जो आपको लगे ना यार ये पाप रह गया, ये रह गया, वो रह गया, आप बड़े कंफर्टेबल होंगे, आपको फिजिक्स की टेंशन नहीं होगी एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट में। बाकी का मुझे नहीं आइडिया, ठीक है, एटलीस्ट अभी फिजिक्स में मैं जरूर बोल सकता हूँ और आपसे 101% बोल सकता हूँ कि जितना मैं 12th में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे वो एडवांस का हो, वो आपको आपकी कॉपी में मिल जाएगा आने वाला, है ना। 101% मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसको मैं आपकी क्लास में छोड़ूंगा या मिस करूंगा कि यार नहीं यार इसको नहीं पढ़ाते हैं, कोई फायदा नहीं है। मैं हर एक पॉइंट, अगर डेरिवेशन रिक्वायर्ड है तो चाहे कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा लेकिन मैं तो पढ़ा ही रहूंगा। ठीक है, तो डेरिवेशन अगर रिक्वायर्ड है तो मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको जेई एडवांस में भी फायदा मिले, आपको आपके बोर्ड्स में भी फायदा मिले, आपको नॉलेज सब्जेक्ट की नॉलेज या डेप्थ में भी फायदा मिले। क्योंकि फिजिक्स इज नॉट अबाउट कि भाई हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करें, फिजिक्स जो है वो एक कंसेप्ट का गेम है। अगर आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो गए, आप थोड़ा सा एफर्ट, आप में सोचने की क्षमता है, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, तो आपको मजा भी आएगा करने में और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हर बच्चा स्कोर कर लेता है, एक बच्चा जो नहीं कोचिंग कर रहा ना वो भी केमिस्ट्री में स्कोर कर लेता है ना। वो एनसीईआरटी पढ़ के किसी तरह से चीजों को रट के, इनऑर्गेनिक या फिर अगर ऑर्गेनिक करके, तो इसमें किसी ना किसी तरह से रट के समझ के वो स्कोर कर लेता है। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो मेनली मैथमेटिक्स और फिजिक्स से आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स भी, लेकिन फिजिक्स एक बिना टीचर के आप कभी नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको एक ट्यूटर की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना टीचर के कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, लेकिन जैसे मैथमेटिक्स से आपको एक तरीका प्रोसेस बता दिया, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को करके आप चीजें सीख सकते हो खुद से, कि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता चल गई, आपको पता चल गया ये सारी चीजें होती हैं, तो आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस का गेम है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, सिर्फ मैं फॉर्मूला दे दूं ना, इससे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर मैं सीधे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, और मैं आपसे बोलता बताओ यार डिस्क के लिए कैलकुलेट करो, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, मतलब क्या करें सर, ये फॉर्मूला दे दिया इसका भी दे दो। ठीक है, क्लियर होगी बात। लेकिन मैं बेसिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है, अगर मैं सिग्मा वेरिएबल दे देता तो आप कैसे करते, तरीका बिल्कुल सेम रहता, बस मैं यहाँ पर सिग्मा की जगह जो वैल्यू थी वो रख देता, उसको इंटीग्रेट कर देता। तो फिजिक्स जो है वो डेप्थ का गेम है, जितना डेप्थ में आप सीखोगे, जितना बेसिक्स आप सीखोगे, आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा। और आपने ये फील्ड चूज किया है ना, तो आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया करो। लाइफ बहुत बड़ी है यार, अभी तो बहुत लंबी रेस है, अभी तो पहला पायदान भी आप लोगों ने नहीं चढ़ा है जीवन का। अभी तो आप क्या 10th पास हो, 10th भी नहीं हो, मा, मार्केट वैल्यू क्या है, मिल बटा सन्ना था। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये 9th पास ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट डालो। एक दूसरा मतलब एक है ना कि खुश रह के, जैसे मस्त चिल, ज्यादा लोड मत लो, इस चीज का लोड मत लो कि यार क्या होगा। हम क्या बस लोड लेते रहते, पढ़ते तो है नहीं है कि यार क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ये बैकलॉग होगा, ये बस बस, और वो लोड यहीं तक रहता है, जैसे ही क्लास से बाहर निकलते हैं फिर 4 घंटे फिर वेस्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो वो लोड, वैसा लोड, मतलब लोड एक पॉजिटिव लो कि यार मुझे बस एक, आप एक अपना एक शेड्यूल बनाओ, आप एक टाइम लिमिट में काम करो, उसमें हर तरह का, आप एक रोबोट की तरह नहीं, एक इंसान की तरह काम करो, आप अपना, आप उसमें छोटा सा थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन में से हम 18 घंटे फिर एंजॉय करते हैं, है ना, मतलब है ना, है ना, बाकी जो 5-6 घंटे क्लास में निकल जाते हैं, बाकी तो फिर मजा ही है कि 10 10 घंटे हम सो लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था कि 2-3 साल पहले की बात है, बिफोर कोरोना, है ना, तो एक बच्चा क्लास में आया, 2:15 की क्लास थी, बच्चा आया, यहाँ तक आया, फिर वापस जाने लगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि या तो आया ही क्यों, तो भैया जाना है तो आया क्यों, तो मैंने उससे पूछा कि भाई, मैंने उसको रोका कि क्यों जा रहा है, मतलब, तो उसने बोला सर इधर, क्या, मुझे लगा ऐसी कौन सी बात है, बोला कुछ होगा भाई, है ना, 10 वर्ष लग गए हमने तो वो कान में बोलता, सर मैं वो बैग लाना भूल गया। तो उसको क्लास में आके याद आया, अच्छा ये बैग नाम की भी कोई चीज है, ठीक है। तो भाई, है ना, इतना नशे में था, ठीक है, कि वो क्लास आ गया, उसको यहाँ के दिया, अच्छा कॉपी वॉपी बैग वैग की भी जरूरत है, अच्छा मुजरा नहीं है आज, अच्छा, ठीक है। तो भाई, है ना, हाँ, ऐसे भी नहीं रहना है, ठीक है ना, बिल्कुल कि आए कॉपी का ही नहीं पता, किसी पन्ने पे ही लिख रहे हैं आज के नोट्स, ठीक है, फिर ध्यान नहीं रहा, हाथ पहुंच लिया उनसे ठीक है, तू यही कर रहा है क्या, है ना, देख कितनी पतली सी कॉपी बनाई है उसने, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को, दूसरा, बहुत बहुत पेन मत लो, ठीक है, पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये गेम स्मार्टनेस का नहीं है, स्मार्ट ये गेम है डेडिकेशन का, कंटिन्यूएशन का। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ओवर द टाइम, मुझे कभी भी मौका या समय मिला तो मैं जरूर आपको ऐसे बच्चों से जरूर बात कराऊंगा जो बहुत बेकार थे और जो बहुत अच्छी अच्छी रैंक में, ऐसे काफी सारे बच्चों के कॉन्टेक्ट में हूँ जो काफी खराब परफॉर्म करते थे और जिनकी रैंक 1300 1400 1500 एडवांस का बता रहा हूँ, ठीक है, 2000 2500 3000 3500 ऐसी रैंक आई। तो उस बच्चे की तो बात ही नहीं कर रहा था कि जो अच्छा है वो तो परफॉर्म करेगा ही ना, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो खराब था और जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ऐसे बच्चे आपको हर साल बैच में 2 4 5 आपको मिल ही जाते हैं, जो लास्ट में बहुत अच्छा पिकअप करते हैं, चीजों को रिवाइज करते हैं प्रॉपरली, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ने में क्या होता है, आप पढ़ते हो, आप उतना नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते, चीजों को समझने में टाइम लगता है, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, लेकिन ओवर द टाइम रिवीजन करते 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 आदमी बेहतर हो जाता है और उसको परफॉर्मेंस या एग्जाम देने का तरीका समझ में आ जाता है, तो उसके मार्क्स भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, लास्ट में उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हो जाती है, वो बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हर साल लीडर में मिलते हैं, आपको एंथ्यूज में भी मिलते हैं, जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब बिलो एवरेज या एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो उनके रिजल्ट्स होते हैं वो फाइनली पुअर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ना रिवीजन पे प्रॉपरली फोकस किया होता है, ना उनकी कोई रिवीजन प्लानिंग होती है, ना कोई स्ट्रेटेजी होती है, बस वो पढ़ते रहते हैं। तो वो यहाँ पे तो परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि एक चैप्टर आना है, 2 चैप्टर आने हैं, आपको पता है ना कि भाई, मैंने जैसे मान लो अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है कि सर 50-60% तो इलेक्ट्रो ही आएगा, लेकिन मेन एग्जाम होता है तो आपको ढूंढना पड़ता है यार ये 30-35 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर है, फिर उसका कौन सा टॉपिक है, फिर कैसे सॉल्व होगा, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, आपको एक एक चीज टिप्स पे होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत आपको कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एफर्ट्स आपको पूरी लाइफ डालने हैं, ठीक है, ये मान के चलना है ना। तो इसमें से घबराना क्यों है, डरना क्यों है, किसी दूसरे से क्यों डरना है, हम जीवन में किसी से बेकार थोड़ी है, हम सबसे बेहतर है। तो ऐसे डर के और एक अपने आप को कभी भी ना इतना नीचे मत गिरा लो कि आदमी अपनी ही नजरों में गिर जाए, ठीक है, कि आप इतना नीचे मत हो जाओ, है ना, इतना सप्रेस मत हो जाओ कि आप अपनी नजरों में ना उठ सको। अपनी नजरों में तो आदमी को हमेशा ऊपर रहना चाहिए कि यार देखो मैं तो यार, ठीक है, मेरी जितनी औकात है, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं अपना मैक्सिमम काम करूंगा, मैक्सिमम पोटेंशियल से काम करूंगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और बेहतर है, जीवन में शायद कुछ और अच्छा लिखा हो। हाँ, तो आप जब एफर्ट्स डालते हो ना बहुत अच्छे, तो आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आते हैं। वो हो सकता है आपका बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाए, वो हो सकता है आपको फ्यूचर में किसी और तरीके से उसका रिवर्ट मिले, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं मिलने के, ठीक है। तो एफर्ट्स बहुत डालने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या यार, भीड़ है, भीड़ आती है, भीड़ आती है, हमें अगर भीड़ से हटना है तो काम भी थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी भीड़ से निकलते हैं बहुत सारे हीरे। इस चीज को अगर आप सोचो कि हो सकता है आप में ही कल ऐसा एक कोई आदमी हो जो हजारों लोगों को नौकरी दे, ठीक है, उसका बचपन नहीं डिसाइड करता,
उसका कभी ये वाली चीज नहीं। अब आप में से हो सकता है कि यार जो बहुत ही आगे चल के बहुत नामी गिरामी आदमी बने, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाए, क्या पता यार, किसी का कुछ नहीं पता। हाँ, तो बस ये कि अभी आपको ये लग रहा है, और ऐसा है, हमने देखा है, हमने तो पूरी लाइफ टाइम यही चीजें अचीव की हैं, देखी हैं, लोगों को देखा है साथ में। तो इस चीज को बोलो कि आप एफर्ट्स डालो, मेहनत करते रहो। आपको जितना आप एफर्ट कर रहे हो ना, 101%, अगर देखो ये एक्चुअली क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। आप 100 रुपए जैसे आपने लगाए, अगर आपने 100 रुपए एक साल लगाए, 10% की अगर मैं बात करूं, तो 110 रुपए मिलेंगे। आपको लगेगा यार 10 रुपए के लिए मैं साल भर झीनी मार रहा हूँ क्या। लेकिन अगर उन्हीं को आप 10 साल लगाओगे तो शायद वो 100 रुपए आपको 1 लाख रुपए बन के दें। तो वही फर्क है, ये जो आप टाइम लगा रहे हो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये आपको रिजल्ट देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लंबे समय जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप पर डे जितने आवर्स आप पढ़ोगे, पर डे आप जितना एफर्ट डालोगे, वो आपको अभी नहीं रिजल्ट मिलेगा कि सर हम पढ़ते हैं मार्क्स नहीं आते, ये सब इंस्टेंटेनियस है। लेकिन फाइनली जो एवरेज होगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक एक दिन जो आप पढ़ रहे हो, आपको आगे जाके उतना आराम मिलेगा। आगे जब बच्चा पैनिक होगा ना, जब जनवरी फरवरी मार्च में मैक्सिमम बच्चा पेन में आ जाता है कि यार नहीं यार हमने तो ये छोड़ दिया, वो रह गया, तब आप बड़े रिलैक्स होंगे। आप बोलोगे मेरा तो सब हो चुका है, बढ़िया से पढ़ चुका हूँ, रिवीजन भी हो चुका है। ऐसे बच्चे हैं एनथ्यूज के लास्ट ईयर के पढ़ाए हुए काफी सारे बच्चे मेरे पास मिलने आते हैं। बस वो इसलिए आते हैं, आपके अभी यहीं पर भी आता है एक अंशुल अंशुल करके बच्चा है, वो आता है, उसने 2 या 3 बार रिवाइज कर ली है चीजें अच्छे से। तो वो बताइए सर मैंने PYQ भी कर दिया, ये भी कर लिया, अब मैं किस चीज को किस तरह से दोबारा से रिवीजन करूं या किस पर फोकस करूं। और कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके सर मैंने तो ये चैप्टर ही छूट गया, मैंने तो यही नहीं पढ़ा था, वो ही नहीं पढ़ा था। लीडर में क्लास चल रही है आपकी तो वहां कर लेता हूँ, यहाँ चल रही तो वहां कर लेता हूँ। अरे तो वो यार जिसका अभी चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हुआ है। तो वो सारी चीज है, आप यहाँ पर आए, इतने डेडिकेशन से आए, इतनी मेहनत से आए, इतनी आशाओं उम्मीदों से आए हो, पेरेंट्स की कितनी उम्मीदें हैं ना आपके ऊपर। तो ये आप, और दूसरा से बड़ा 20 साल पे शेयर अपने लिए कर रहा है, अपनी कमाई किसी दूसरे को थोड़ी दोगे आप, ऐश भी आप ही मारोगे ना। तो देखो मैं तो, मेरे को तो जो अच्छा लगता है ना कि 20 साल में, 20 साल की 15 साल की उम्र में हड्डी इसलिए ज्यादा बढ़िया, बजाय कि 50 साल में हड्डियां घिस रहे हो, ठीक है, चल भी नहीं पा रहे। अच्छा थोड़ी लगेगा यार कि सड़कें खोदते हुए 50 साल की उम्र में, है ना। तो इससे अच्छा है ना अभी बहुत मेहनत कर लो, ठीक है, आगे जीवन में आराम मिलेगा। ऐसा होना चाहिए कि यार मेहनत आप ऐसा करो कि यार आप 40 45 से 50 साल के, मैक्सिमम 45 50 ईयर्स के हो, आप रिटायरमेंट ले लो, आप बढ़िया मस्त। तो मरने से पहले 15 20 साल आप आराम से बढ़िया से जीवन को व्यतीत करके जाओ एटलीस्ट, है ना। 65 70 साल से ऊपर तो कौन ही जीता ठीक है ना। तो बच्चे ही पानी का इंजेक्शन देके मार देंगे, ठीक है। तो हाँ, तो ये कि अभी, लेकिन ये कि आप स्ट्रगल ही कर रहे हो कि सर मैं 40 साल तक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, है ना, ठीक है। फिर आप सोचो कि यार कहीं 5,000 की नौकरी मिल जाए, 10,000 की नौकरी मिल जाए, यही सपना है कि जीवन में, है ना। एम बहुत बड़ा है ना भाई साहब। 10 15 हजार 3,000 की नौकरी करनी थी तो आप अपने गांव शहर में भी कर सकते थे, उसके लिए आपको IIT करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना 15 20 हजार 23 हजार 35 हजार की नौकरी, मैं सच बता रहा हूँ, आप अपने गांव शहर में कुछ भी फल फ्रूट का ठेला लगा लो, इससे ज्यादा ही कमा लोगे विदाउट टैक्स, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में बहुत बड़ी उम्मीद है और लेके आए हो कि जीवन में कुछ अच्छा, एक व्हाइट कलर जॉब करनी है या फिर कुछ बहुत बड़ा काम करना है, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, आपके खुद के एम होंगे और आप लोगों में पोटेंशियल है, अपने पोटेंशियल को खुद पहचानो ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सारी चीजें है ना, जब मैं पढ़ता था मुझे नहीं समझ में आती थी अच्छे से, जितना आपको आती है ना, शायद आप लोगों को तो मुझसे बेहतर आती होंगी। तो जब हम पढ़ के हम निकल सकते हैं, हम ऐसे मोटी बुद्धि आदमी है, तो आप तो हमसे तो बहुत बढ़िया हो यार, है ना, ठीक है। तो आप बहुत बेहतर हो, बस आपकी दिक्कत क्या है, आप में डायरेक्शन नहीं है। अब यहाँ से एनर्जी लेते हो, बस ये जो गेट है ना, यहीं छोड़ जाते हो, है ना। मारा करो अपने चाटे चाटे गाल पे, नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है, अभी मत मानना। घर पे जाके टहमत हो सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ना, और लाइट रहा करो, थोड़ा सा रिलैक्स रहा, पेन यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, फोकट का, ठीक है। यहाँ पे थॉट्स होने चाहिए बस, आपके पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेन आंखों में हो पढ़ते पढ़ते, टीवी देखते देखते, नहीं मोबाइल वाइल, है ना, कि सर मैं 2 GB मिला है, मैं खत्म भी तो करना होता है। पैसा बर्बाद हो जाएगा नहीं तो, है ना। जियो वाला अगले दिन भी नहीं जोड़ता उसको, है ना। तो थोड़ा सा
एफर्ट डालो, मेहनत डालो, अभी 3-4 महीने हैं। आप सोचो अगर आप अक्टूबर नवंबर तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपके पास सफिशिएंट वक्त रहेगा। ऐसा नहीं उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एलन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अक्टूबर नवंबर के बाद आपकी रिवीजन क्लासेस लगेंगी, आपके पास बेहतर समय होगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। आपकी रिवीजन क्लासेस होंगे, आपके टाइम टू टाइम टेस्ट पेपर्स होंगे, तो आपको बहुत समय मिलेगा अपने आप को शार्प करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर आप तब भी यही घूम रहे हो कि यार मैं थ्योरी पढ़ लूं, मैं यहाँ पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, कि मुझे तो सर पता ही नहीं कि भाई के क्यू बाय आर क्या होता है ना, ठीक है, बहुत बुरी हालत चल रही है, ठीक है ना। फिजिक्स ना ये इंग्लिश लग रही है कि सर इंग्लिश ही तो है सब, ए सिग्मा एक्स आर एक्स, है ना, वी, है ना, v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू एक्स कैसे लिख दिया है? ऐसा कहाँ पढ़ा, एबीसीडी तो हमने पढ़ी है, ये कौन सी एबीसीडी पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो ऐसा ना फील हो, बाकी बढ़िया हो, आराम से देखो। बढ़िया बच्चा कौन होता है, जो आराम से पढ़ता है, रिलैक्स, ठीक है। अब में वो चीज है ना, आराम से सीखने की। आप सीखने आए हो, आपको आते तो आप आते ही क्यों, ठीक है, किसी को नहीं आता है भाई, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं। तो ज्यादा बोलता है ना कि मुझे बहुत आता है, ये आता है, किसी को कुछ नहीं आता, सब यही से सीखते हैं धीरे धीरे बैठ के, है ना। मैं तो, आप तो बच्चे हो, मैं तो फैकल्टीज को पढ़ा रहा हूँ, उनको भी नहीं आता है, सबको सिखाते हैं। आपसे पहले मैं उन्हीं की क्लास लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो जस्ट जस्ट पहले ही होती है, डेली होती है मेरी 4 से 5:30 उनकी क्लास, ठीक है। उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ मैं। अभी उनको ग्रेविटेशन इलेक्ट्रो खत्म किया उनके, ठीक है, अब ग्रेविटेशन चालू किया है उनके में, ठीक है। ट्रेनिंग फैकल्टीज वो आईआईटीएंस है, उसमें एनआईटीएंस है, काफी सारे बहुत बहुत सालों का एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, ठीक है। लेकिन उनको भी क्वेश्चन देता हूँ, कई क्वेश्चन उनसे भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी लर्निंग फेज में है, वो भी सीख रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। ये का मतलब तो ट्रेनिंग है, बस ये लेवल थोड़ा अलग रहता है क्वेश्चंस का, ये नहीं रहता है ना, ठीक है। हाँ, तो चीजें थोड़ी सी बेहतर रहती हैं, है ना। टाइम थोड़ा सा उनको कम मिलता है, प्रेशर उन पर थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना। तो जैसे कि आप थोड़े से रिलैक्स रहते हो, है ना, उनको काम करके लाना पड़ता है। काम मैं उनको भी देता हूँ, मैंने उनको टारगेट दे रखा है, मैंने दे रखा है कि अगले थर्सडे तक पूरे के पूरे इलेक्ट्रो के जितने भी सॉल्यूशंस हैं मुझे सबमिट करें, पूरी शीट के हाथों से लिख के सॉल्व करके, है ना। O1 S1 जेई मीन्स जेई एडवांस O2 और S2, ये होमवर्क देके आया हूं मैं आज, जिसमें से एक की तो शादी है बेचारे की अगले वीक। वो मेरे पास बाहर आके बोलता है कि सर वो मेरी ना मैरिज है सर। मैंने कहा ठीक है, तो आपकी सर गलतियां माफ है ना। ठीक है, तो हाँ, हाँ, तो आप लोगों के तो ऐसा नहीं ना, किसी के किसी का बाल विवाद नहीं हो रहा था भाई। ठीक है, हाँ, तो अगर किसी का, हाँ, किसी के साथ ये समस्या है तो फिर अलग बात है, बाकी तो पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बस एक पॉइंट में लिख देता हूँ, दो अपन कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल की, एक बार समराइज कर देता हूँ। पोटेंशियल का मतलब सबको क्लियर हो रही है बात बेटा? बहुत ही आसानी से हम किसी को भी एक्सप्लेन कर सके कि यार पोटेंशियल है क्या। तो बिल्कुल हमेशा लैंग्वेज को हिंदी में समझने की कोशिश क्या करो कि एक चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज कितना है 1 कूलम, कहां पर है इनफाइनाइट, तो उसको इनफाइनाइट से फाइनाइट सेपरेशन पर लाने के लिए जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें कहीं कंपोनेंट वंपोनेंट कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। फिर एक पॉइंट मैंने बताया कि हम पोटेंशियल एक्चुअली सच में कैलकुलेट नहीं कर पाते, हम सिर्फ चेंज इन, फिर हम पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इनफाइनाइट पे रेफरेंस को कितना मान लिया है, 0। क्लियर है? तो अगर ये मेरा फाइनल है, फाइनल इज के क्यू बाय आर, इनिशियली कितना था 0, तो के क्यू बाय आर माइनस 0, तो के क्यू बाय आर ही तो बनेगा। तो एक्चुअली हम जिसको वी लिख रहे हैं वो वी नहीं है, वो डेल्टा वी है। सबको बात आ रही है समझ में? फिर हमने बात किया कि किसी भी रिंग की वजह से एक्सेस में पोटेंशियल कितना होता है, तो होता है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन इसको ऐसे समझ लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन के बाद कंक्लूड करेंगे, बस खत्म करेंगे चीजों को। जैसे मान लो 2 रिंग है, बात ध्यान से सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 2 रिंग है, दोनों पे जो चार्ज है, सपोज मैं मान लेता हूं इस रिंग पे जो चार्ज दे रखा है, बना तो चलो Q1, और इस रिंग पे आपको चार्ज दे रखा है दैट इज Q2।
इस रिंग की रेडियस आपको दे रखी है r और इस रिंग की रेडियस आपको दे रखी है 2r और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये आपको दे रखी है √3r। क्लियर है? तो हमारे पास एक्चुअली कितनी रिंग है? दो। एक पे दोनों में, एक पे चार्ज है Q1, एक पे है Q2, एक की रेडियस r, दूसरे की 2r और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? √3r। ये सेंटर हो गया, इस सेंटर को मैं बोल देता हूं सपोज ये हो गया A पॉइंट और ये जो सेंटर है ये पॉइंट हो गया B पॉइंट। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड आउट पोटेंशियल एट A पॉइंट एंड द पोटेंशियल एट B पॉइंट। रिंग है दोनों ना। ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा और बी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। हमें एक कंसेप्ट अभी समझ में आया कि हम जब भी नेट पोटेंशियल की बात करते हैं ना तो वो जितने भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं ना सबकी वजह से आता है। सही है ना? नेट पोटेंशियल जितने भी चार्ज प्रेजेंट है। अब सब लोग इधर देखो, मुझे बताओ किसी भी रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है? अभी निकला था हमने के क्यू अपॉन अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो अगर मैं रिंग के सेंटर पे बोल रहा हूं तो सेंटर पे एक्स को क्या करना पड़ेगा? तो कितना होता है? के क्यू बाय आर। तो ये रूट हो जाएगा ना, आर हो जाएगा। तो किसी भी रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है खुद की वजह से वो कितना होता है? के क्यू बाय आर। ठीक है? अब बात ध्यान से सुनना, इसमें से एक मैं सॉल्व करता हूं, एक फिर आप सॉल्व करना। जैसे मैं ए पे निकालता हूं, सब लोग मेरे साथ साथ बताते चलना। इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितने की वजह से आएगा? दो रिंग, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। तो दैट इज के Q1 बाय आर प्लस इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा दैट इज के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबको मेरी बात आई समझ में? आता कैसे लिखा? पक्का? अब जैसे बी पॉइंट पे निकालते हैं। अब बी पॉइंट पर कितना आएगा? जैसे मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है तो बी पॉइंट पर एक तो पोटेंशियल आएगा, एक तो उसकी खुद की वजह से आएगा दैट इज के क्यू बाय आर। तो ये कितना आएगा आपके पास? दैट इज के Q2 बाय 2r प्लस इसकी वजह से यहां पर कितना आएगा बोलो? के Q1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा मेरे पास ए पे और ये मेरा फाइनली आंसर किसका आएगा? बी का। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? है ना? ठीक है, इसको नोट करो और शीट दो एक बार। शीट में कुछ होमवर्क दिया था क्या बेटा? वो पुराना डिस्कस हो चुका है ना? ठीक है ना? वो बेटा एक बार इसको कंप्लीट हो जाएगा ना फिर मैं करा दूंगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा देता रहूंगा। इसमें कहां तक हो गया था हमारे पास? और ओवन में 23 तक ना। तो 24 से ओवन में 24 से 34 और S1 में कहां तक हुए थे हमारे पास? 13 तक। तो 14 से 19 और एक रेस और दे रखी थी मैंने, रेस नंबर 13। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओवन में 24 से 34, S1 में 14 से 19 और रेस नंबर 30।